सब्जी ले लो, सब्जी, अदरक अदरक अदरक, शिमला मिर्च और टमाटर। ये टमाटर युगांडा से है। ये टमाटर खास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए आया है। ये खाने के बाद आपका दिमाग तेज नहीं होएगा, सीधा दौड़ने लगेगा, घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगेगा। और ये अदरक की तो बात ही मत पूछो, इसलिए बताऊंगा अभी नहीं, जान दो। और एक कॉलीफ्लावर ले लो, कॉलीफ्लावर। और ये मिर्चा तो बहुत लोगों को लगने वाला है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जब आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, इसलिए बोलता हूँ पढ़ना शुरू कर दो। नहीं पढ़ोगे तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। सही बात है। इसलिए पढ़ना शुरू कर दो कि रिश्तेदारों को फिर ये मिर्चा गिफ्ट कर सको। देखो मेरा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, रिजल्ट छिपाना ना पड़े, समझे। अरे चंगू भैया, अरे दद्दू भैया कैसे हो भैया? सब्जी लेनी थी थोड़ी। कौन सी लो ना, ये लो। कितने की है? ये तो अरे दो पहले पैसा दोगे तब लोगे कि ऐसी ले रहे हो? बता तो दो कितने की है। अरे ये 10 करोड़ रुपए की है, लेकिन आप हमारे दद्दू भैया हैं, इसलिए आपको हम 1 करोड़ रुपए पाव ही दे देंगे। युगांडा से स्पेशल मंगाए हैं। अरे बाप रे, बहुत महंगा है। तो दूसरा बीन्स कितने के? अरे बीन्स तो ये युगांडा की परदादा के यहाँ से आया है। ये तो सिर्फ केवल आपके लिए 5 करोड़ रुपए पाव है, उससे ज्यादा नहीं है। इतने में तो मेरा विला आ जाएगा। अरे बिल्ला से याद है, परसों हम दुबई गए थे। इसलिए अरे बकलावा खाने। अरे वो तानी मित्तल है ना, वो भी जाती है, तो उनका ही देख के गए थे। अरे रे, हाँ। लेकिन मुझे ये बताओ कि सुबह से कितना धंधा हुआ अब तक? सुबह से बिजनेस की बात कर रहे हो? हाँ। अरे दुबई जाके थोड़ा सा सीख गए हैं, ठीक कितना? है। तो बिजनेस तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बोनी ही नहीं हुई है। तो ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे का मतलब क्या है? ऐसे इधर आके समझाओ, थोड़ा सा इधर नजदीक करीब आप थोड़ा। आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में कुछ पता है? वो क्या होता है? डिमांड टू सप्लाई का होता है। चलो डिमांड एंड सप्लाई नहीं तो माइक्रो और मैक्रो के बारे में पता है? अरे जितनी इंग्लिश आती है, माई मतलब मेरा और क्रो मतलब कौआ। अरे यार, इनको माइक्रो और माइक्रो अरे क्या गलत बोले? वो प्रतिगिरी 11th and 12th एकेडमी है ना, हाँ। उसमें इंग्लिश का लेक्चर चालू है, तो उसी में से थोड़ा इंग्लिश सीख लेता हूँ। माई मतलब मेरा और क्रो मतलब कौआ। तो आपको तो बहुत कुछ सीखने की बारी आ रही है। इसलिए आरसीसी 2.0 बैच ज्वाइन कर लिए इंग्लिश का। अरे हाँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है ना। कॉमर्स के लिए तो कुछ और होता है ना, माइक्रो और मैक्रो। क्या होता है? तो दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो के बारे में आगे लेक्चर में पता चलेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक हो जाए, चंगू भैया के लिए एक और लाइक दद्दू भैया के लिए सब्सक्राइब कर देना। और हम दोनों जो साथ में आए हैं, बहुत मेहनत हुई है। रात के कितने बजे तुमको मालूम ही नहीं है, इसलिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, वरना ये चैप्टर नहीं समझेगा। मैं चलो ठीक है, कपड़ा बदल के आता हूँ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसेमिक समझाने, समझे? हाँ चलो ठीक है, चलो प्रणाम। जरा देखो, चंगू और दद्दू भैया तो चले गए, अब यहाँ पे हम आए हैं और हम आपको समझाएंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक्स नहीं समझोगे तब तक माइक्रो और मैक्रो क्या होता है ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलो एक एक करके चीजों की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, हम यहाँ पे क्या है, पढ़ने आए। तो इकोनॉमिक्स की एक स्टडी है, इकोनॉमिक्स का एक स्टडी है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम ये चीज स्टडी करते हैं, कैसे हम एक जो इंसान होते हैं वो हमारे लिमिटेड रिसोर्स में कैसे हम हमारे अनलिमिटेड जो वांट होते हैं उसको सेटिस्फाई करते। समझा? नहीं समझा? चलो थोड़े से एग्जांपल की मदद से क्या समझते हैं। अब मान लीजिए आपका घर है, शाम का माहौल है और अचानक से 4-5 मेहमान आ चुके। मम्मी ने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन जब खाना बनाना शुरू किया तो मम्मी ने चावल डाल दिए, सब्जी बना दी, रोटी बना दी, लेकिन जब दाल बनाने गई तो वो देख रही दाल सिर्फ और सिर्फ एक ही कटोरी दाल यहाँ पे क्या बची हुई है। अब एक कटोरी दाल क्या 10 लोगों के लिए खाने के लिए क्या बराबर होंगी? क्या नहीं, बराबर नहीं होंगी। ठीक है, अब मम्मी यहाँ पे क्या करेगी? अब रात का अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुकी है, सारी दुकानें बंद हो चुकी है। अब अचानक से जाके तो दाल खरीद के भी नहीं लेके आ सकते। अब कोई ये नहीं बोलेगा सर जेप्टो मार दो, ब्लिंकिट मार दो, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। वहां पे बहुत ही रिमोट एरिया में क्या मेरा घर लिकोटेड है, तो अब मैं करूंगा तो करूंगा क्या? अब यहाँ पे मेरी मम्मी क्या करेगी? अब मेरी मम्मी अब जुगाड़ लगाएगी। क्या लगाएगी? जुगाड़। क्या करेंगी? वो दाल तो रखेंगे, लेकिन दाल में क्या करेंगे, जो पानी का जो अमाउंट मिलाती थी वो पानी का अमाउंट क्या कर देंगी? वो बढ़ा देंगी, जिससे जो दाल है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और ये जो 10 लोग हैं, 10 लोगों की जितने लोगों की भी जो वांट है दाल खाने की, वो सभी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, दाल क्या थी? लिमिटेड थी। क्या लिमिटेड? दाल तो लिमिटेड थी, लेकिन उसमें जब पानी मिला दिया तो वो दाल क्या हो गई? वो ज्यादा हो गई और सभी को लिए क्या होगी? पर्याप्त होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने एक लिमिटेड रिसोर्स में हमारी जो अनलिमिटेड वांट थी उसको सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली यही होता है कि कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्स में हमारे अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई क्या करते हैं। अब यहाँ पे जब मैं इकोनॉमिक की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स बेसिकली अगर मैं बात करूँ, उसके 2 ब्रांचेस है। क्या ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे सवाल जब ये उठता है कि सर ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आए कहां से? ये दोनों ही अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही ग्रीक टर्म से क्या डिराइव किए गए। वहीं पे अगर मैं बात करूं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपके ग्रीक टर्म
माइक्रो से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है? माइक्रो से क्या हुआ है? जन्म लिया हुआ है, जिसका मतलब है स्मॉल, जिसका मतलब है स्मॉल, छोटा सा। ठीक है, वहीं दूसरे पहलू में अगर मैं बात करूं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये जो वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक के मैक्रोस वर्ड से क्या हुआ है? डिराइव किया गया, जिसका मतलब है लार्ज, मतलब ज्यादा, बड़ा। समझ में आ गया? अब यहां पे ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि ऐसे कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो नाम है सबसे पहली बार यूज किया था, सबसे पहली बार कॉइन किया गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये किसी और द्वारा नहीं, हमारे अपने नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम क्या था? रैग्नार फ्रिश। और वो कौन सी यूनिवर्सिटी से थे? ओस्लो यूनिवर्सिटी से थे। इन्होंने क्या किया था? ये टर्म कॉइन किया था ईयर 1933 में। अब आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा जा सकता है कि द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय डैश पर्सन व्हिच बिलोंग्स टू ओस्लो यूनिवर्सिटी इन ओस्लो यूनिवर्सिटी। तो आप क्या लिखोगे? नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स रैग्नार फ्रिश। ठीक है, कभी यूज किया गया था? आपके ईयर 1933 में पहली बार यूज किया गया था। अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे अभी हमने देखा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों ही ग्रीक टर्म है। ठीक है, जो वहीं पे अगर मैं बात करूं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो वर्ड है माइक्रो, ये डिराइव हुआ आपके ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब है स्मॉल। और वहीं पे अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये डिराइव हुआ आपके ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज। अब यहां पे थोड़ा सा गौर आपको फरमाने की जरूरत है, और मेरी जो चीजें मैं यहां पे कह रहा हूं, इन चीजों को आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि माइक्रो मैक्रो होता क्या है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास कैमरा है। अब यहाँ पे मैं कैमरे को क्या कर रहा हूं? मैं कैमरे को जूम इन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? 2 मिनट, 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ पे देखो मैं कैमरे को जूम इन कर रहा हूं। जब मैं कैमरे को बहुत ज्यादा जूम इन करूंगा, देखो और जूम इन करूंगा, 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 जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम इन, दिख रहा है? अब यहाँ पे जितना जूम इन करते जा रहा हूं, यहाँ पे क्या दिख रहा है? अब आपको अगर मैं कोई भी चीज दिखाऊंगा, अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं पेन, ये मार्कर दिखा, तो मार्कर आपको एक सिंगल यूनिट दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? सही बात है। जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम जब कभी भी किसी भी एक इंडिविजुअल चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल थिंग के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वहीं जब मैं क्या कर ले रहा हूं, उसको जूम आउट कर ले रहा हूं, ये देखो जैसे मैंने ये जूम आउट कर लिया, अब ये जूम आउट किया तो आपके पास बहुत सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, जूम आउट होने के बाद, तो जब कभी भी हम क्या करें, एक बार में एक चीज के बारे में स्टडी ना करके हम बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी करें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में स्टडी करेगा, एक ही इंसान के बारे में स्टडी करेगा, एक ही फर्म के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, एक ही इंसान की इनकम के बारे में स्टडी करेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ की, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो ऐसा नहीं है। वो बोलता है भैया एक बार में मैं एक चीज की स्टडी नहीं करूंगा, मैं एक बार में कई सारी चीजों की स्टडी करूंगा, या फिर मैं पूरी की पूरी स्टडी जो एक ही बार में करूंगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां पे बोलते हैं। अब सबसे पहली चीज हम यहां पे जो समझेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पूरा का पूरा पार्ट हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीजों से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटा सा, किसी भी चीज की एक छोटा सा जो हिस्सा होता है उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देश जो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़े देश में जब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जो दद्दू भैया है, ठीक है, या फिर चलो छोड़ो दद्दू भैया का, छोड़ो चंगू भैया है, मेरे जो चंगू भैया है, मैं चंगू भैया की इनकम के बारे में स्टडी कर रहा हूं, चंगू भैया के मैं डिमांड के बारे में स्टडी कर रहा हूं, चंगू भैया के मैं सप्लाई के बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो उसे मैं क्या कहूंगा? उसे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहूंगा। यह कहा ना, क्या देश बहुत बड़ा है, देश क्या बहुत बड़ा है, उस देश में जब मैं क्या एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई के बारे में स्टडी करता हूं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इस लाइन का मतलब क्या होता है? मींस अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग, मतलब कोई भी चीज है, उस कोई भी चीज का एक जो छोटी सी हिस्से के बारे में जो स्टडी करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम मान लेते हैं कि देखो एक आपका कॉलेज है, ठीक है, आप सभी का कॉलेज, उस कॉलेज में आपका एक कैंटीन है, आप कैंटीन में जाते हो, कैंटीन में जब जाते हो तो आपके पास कितने रुपए हैं? आपके पास 20 रुपए हैं। अब जब आप 20 रुपया आप लेके जाते हो, तो वहां पे कैंटीन में कई सारी चीज आपको दिखती है, समोसे दिखते हैं, वड़ा पाव दिखते हैं, आपको कचौरियां दिख जाती हैं, नूडल्स दिख जाते हैं, चिप्स के पैकेट मिल जाते हैं, पेप्सी का बॉटल मिलता है, ऐसे कई सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या देखने मिलती है। अब वो 20 रुपए से आप डिसाइड करते हो कि 20 रुपए से मुझे क्या लेना है। क्या 20 रुपए का मुझे समोसा लेना चाहिए, 20 रुपए की मुझे कचौरी लेनी चाहिए, 20 रुपए का या फिर मुझे वड़ा पाव लेना चाहिए, 20 रुपए का मुझे पेप्सी लेना चाहिए, या फिर 20 रुपए का मुझे कोको कोला लेना चाहिए, या फिर ये 20 रुपया मुझे बचा के रख लेनी चाहिए ताकि मुझे आगे काम आ सके। ये आप डिसीजन लेते हो कि नहीं लेते हो? वही जब मैं दूसरे पहलू की बात करता हूं, तो वही अगर मैं बात करूं आपके कैंटीन वाले की मैं बात करता हूं, वो कैंटीन वाला ये डिसाइड करता है कि जो एक समोसा उसके पास पड़ा है, उस समोसे को वो कितने रुपए में बेचे। क्या वो समोसे को उसे 10 रुपए में बेचना चाहिए,
या फिर उस समोसे को उसको 15 रुपए में बेचना चाहिए, या फिर उस समोसे को उसको 20 रुपए में बेचना चाहिए। और वो ये चीज क्यों सोचता है? वो चीज इसलिए सोचता है कि अगर वो 10 रुपए में बेचे या फिर 15 में बेचे तो 20 रुपए में, बेसिकली उसको उस अमाउंट पे क्या करना है, उस समोसे के बेचना है जिससे उसका नुकसान ना हो, उसका क्या हो, प्रॉफिट हो। यहां पे दोनों ही कंडीशन में आप देखोगे कि आप क्या कर रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो कि 20 रुपए में मुझे क्या चीजें खरीदनी चाहिए, क्या चीजें मुझे खरीदनी है और क्या चीजें मुझे नहीं खरीदनी है। वहीं पे कैंटीन वाला भी क्या कर रहा है, कैंटीन वाला भी ये डिसाइड कर रहा है कि भैया मुझे जो समोसा वो कितने में बेचना चाहिए, वो मुझे 10 रुपए में बेचना है या 15 में बेचना है या फिर 20 रुपए में बेचना है, इस चीज को डिसाइड कर रहा है। बेसिकली अगर एक सीधी साधी शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, हमें निर्णय लेने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है आपको समझ में आ गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज को ही समझता है, एक इंडिविजुअल चीज को ही पढ़ता है, चाहे वो एक इनकम हो गया, चाहे किसी इंडिविजुअल फर्म हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हो गई, सिर्फ वो एक बार में एक ही चीजों को क्या पढ़ता है और उससे वो डिसीजन लेने में क्या हेल्प करता है एक इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, तो अब आगे हम थोड़ा और देखेंगे, चीजों को समझेंगे। तो क्या बोला गया, डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी। सही वही चीज मैंने बोली ना कि ये क्या करता है, हमारे इंडिया एक इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी तीन तरह की एक्टिविटी, जहां पे प्रोडक्शन होता है यानी गुड्स बनते हैं, गुड्स बन गया तो उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर लोग उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जब जिस भी जगह ये तीन एक्टिविटी होती होगी उस पर्टिकुलर जगह को हम इकोनॉमी क्या कहते हैं। हमारे इंडिया में भी ये पर्टिकुलर चीजें होती है, हाँ सर होती है। तो हमारी इंडिया भी क्या है, एक इकोनॉमी, एक नेशनल इकोनॉमी है, सही बात है। अब उस नेशनल इकोनॉमी की जब मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटी सी चीज को यानी एक छोटे से पार्ट को स्टडी कर रहा हूं या फिर एक छोटे से फर्म को स्टडी कर रहा हूं या फिर एक छोटे से इंडिविजुअल पर्सन के स्टडी कर रहा हूं या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को स्टडी करता हूं, उसी चीज को मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता हूं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मॉरिस डॉब क्या करते हैं, देखो एक डेफिनेशन आपको लर्न करके रख लेनी चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और ये मैं कहूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेस्ट डेफिनेशन, जो इजी भी हो सिंपल भी हो, वो मॉरिस डॉब का। आपको लिखना कैसा है, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी इकोनॉमी की, जैसे मैंने अभी दिखाया ना आपको, मैंने जूम करके दिखाया था, क्या दिखाया था, जूम करके दिखाया था, देखो जूम करके दिखाया कि नहीं दिखाया। ऐसे माइक्रोस्कोपी क्या करता है, एकदम जूम करके बताता है, देखो एकदम मेरा लेयर, मेरा चेहरा दिखा होगा, ठीक है, आपको जूम करके बताता है। तो ये क्या है, मॉरिस डॉब ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है जो क्या करता है पूरी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ही जूम करके सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज को क्या स्टडी करता है। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, सीधी सादी भाषा में अगर मैं बात करता हूं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपका ऐसे फील्ड स्टडी के, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी फील्ड को स्टडी करता है, क्या क्या चीजें स्टडी करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहली चीज क्या आती है, स्टडी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। पहला चीज क्या आता है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मेरी एक दुकान है, ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर में चंगू भैया की दुकान थी, चंगू भैया की दुकान में कई सारी सब्जियां थी, ठीक है, उसमें से मैं एग्जाम्पल ले लूंगा शिमला मिर्च की। अब चंगू भैया कैसे डिसाइड करेंगे कि शिमला मिर्च कितने रुपए में बिकनी चाहिए, ठीक है, एक जो शिमला मिर्च आई है वो कितने रुपए में बिकनी चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो डिसाइड कैसे होती है, वो डिसाइड होती है उसकी डिमांड और सप्लाई से, कि उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। समझ में आ गया? ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो होता है उसका डिमांड और एक होता है उसका सप्लाई। अब मान लीजिए आपकी कैंटीन है, उस कैंटीन में अगर मैं बात करूं कि जो समोसे है वो 10 समोसे बन रहे हैं, कितने समोसे बन रहे हैं, 10 समोसे बन रहे हैं। अब यहाँ पे लेकिन जो खरीदने वाले वो कितने लोग आ गए, वो 100 लोग आ गए, कितने लोग आ गए, 100 आ गए। अब यहाँ पे देखो डिमांड कितनी है, डिमांड 100 है, लेकिन समोसे कितने सप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ 10 ही सप्लाई हो रहे हैं। अब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या कम है, जब कभी भी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो हमेशा ज्यादा रखी जाती है। वहीं पे अगर आप मान लेते हैं कि हमारे जो कैंटीन वाले भैया है, वो कैंटीन वाले भैया क्या कर रहे हैं कि जो समोसे 20 बना दे रहे, कितने समोसे बना रहे, 20 बना दे रहे, लेकिन जो खरीदने वाले सिर्फ कितने हैं, 3 या 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 या फिर 4 लोग हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन उल्टी हो गई कि यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या कम है, लेकिन जो सप्लाई है वो ज्यादा। डिमांड कितनी सी 3 या 4 लोगों की, लेकिन सप्लाई कितनी हो गई, सप्लाई 20 की हो गई, यानी डिमांड क्या है कम है और सप्लाई क्या ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो हमेशा जो कमोडिटी की जो प्राइस होगी वो क्या रखी जाएगी, वो कम रखी जाएगी। तो यही बोला है The price of a single product is determined by 2 market forces। क्या किसी भी कमोडिटी की जो एक प्राइस होती है वो डिपेंड किस पे करती है, 2 मार्केट फोर्सेस पे। एक होता है आपका डिमांड एनालिसिस
और एक होता है आपका सप्लाई एनालिसिस। समझ में आ गया? ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस किस पे करता है? डिमांड एनालिसिस पे। डिमांड एनालिसिस मतलब कि कंज्यूमर की वांट क्या है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको स्टडी करता है। फिर वहीं पे वो साथ ही साथ ये भी स्टडी करता है सप्लाई एनालिसिस, कि जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो कितना सप्लाई कर रहा है, फिर कितना जो स्टॉक है या फिर कितनी चीजें अवेलेबल करवा रहा है ताकि मार्केट में खरीदा जा सके। क्लियर हो गया? या आप सीधा सीधा याद रखो कि थियरी ऑफ प्राइसिंग, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मार्केट डिमांड पे और एक मार्केट सप्लाई। बस क्लियर हो गया? फिर यहां पे आता है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। सबसे पहली चीज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग समझने से पहले आप ये चीज समझ लो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं। अब इस बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा? सबसे पहली चीज मुझे एक जमीन चाहिए रहेगी। क्या चाहिए रहेगी? जमीन चाहिए रहेगी, मतलब लैंड चाहिए रहेगा। अब बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेंगे? लेबर चाहिए रहेंगे ना, जो आए, जो ईटा लगा सके, ठीक है, सीमेंट बना सके, ठीक है, वो लेबर चाहिए रहते हैं। साथ ही साथ अब मुझे क्या चाहिए रहेगा? मुझे पैसा भी चाहिए रहेगा। अब लेबर आ रहे हैं, ठीक है, लैंड मिल रहा है, तो लैंड फ्री में तो मिलेगी नहीं, मुझे उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए रहेगा? मुझे लेबर्स आ रहे हैं, लेबर्स के साथ मुझे मटेरियल्स भी मंगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स भी मंगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए रहेगा। तो यानी मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए रहेगा। साथ ही साथ मुझे एक ऐसा बंदा भी चाहिए रहेगा जो क्या करे, जो आप सारी चीजों को अलाइन करके सारा काम क्या करवा सके, यानी एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए रहेगा। तो यहां पे सबसे पहली चीज आप समझो कि जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये सभी क्या करे? ये सभी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक बिल्डिंग क्या प्रोड्यूस की जा सके। मतलब ये चार ऐसी चीजें जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, उसे हमें क्या कहते हैं? उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लीजिए ये मार्कर अगर प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा होगा तो ये भी मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता। अगर मान लीजिए जो मेरा माइक है, ये माइक आपका क्या कर रहा है? प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा होता, तो ये भी क्या होता है? मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता। समझ में आ गया? आपको यही चीज समझनी है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सीधी सीधी भाषा में यही होता है कि जो ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है? प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, उसे हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या है? अब हमने देख लिया कि प्रोडक्शन करने में हमें ये चीजें हेल्प करें। क्या ये सारी चीजें फ्री में आएंगी? क्या नहीं, ये सारी चीजें फ्री में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें उन्हें कुछ रिवॉर्ड देना, मतलब रिटर्न में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यही चीज समझने में, यही चीजें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि अगर कोई लैंड है तो उस लैंड को मुझे कितना रेंट देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई लेबर है तो उस लेबर को मुझे कितने वेजेस देने चाहिए। अगर कैपिटल है तो कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट कितना % पे करना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट देना चाहिए। इन सारी चीजों को डिसाइड करने में हेल्प कौन करता है? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यही बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द पेमेंट्स ऑफ द रिवॉर्ड्स ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लैंड को हमेशा जो पेमेंट होती है वो रेंट के फॉर्म में दी जाती है, लेबर को जो पेमेंट वेजेस के फॉर्म में दी जाती है, और कैपिटल को जो पेमेंट होती है वो इंटरेस्ट को, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट के फॉर्म में। अब आप बोलेंगे इसे थोड़ा सा समझाने, थोड़ा सा एग्जांपल दे दो। एग्जांपल दे लेता हूं, यहां पे एक बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे दो तरह के लेबर्स की बात करेंगे। कितने तरह के लेबर्स की बात करेंगे? दो तरह के लेबर्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज एक मजदूर है, ठीक है, जो क्या करता है? ईटा ढोता है, मतलब ईटा उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक सिविल इंजीनियर है। क्या है? सिविल इंजीनियर, जो क्या कर रहा है? साइट पे काम कर रहा है, बहुत ही स्किल्ड लेबर है। क्या है? बहुत ही ज्यादा स्किल्ड लेबर है। अब आप यहाँ पे डिसाइड कैसे करोगे कि किसकी जो वेजेस होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, किसकी वेजेस ज्यादा होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो लेबर है जो सिर्फ ईटा उठाता है, ईटा उठाने का काम कोई भी कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। इसकी जैसे हमें कई सारे लोग मिलेंगे। हाँ सर, कई सारे लोग मिलेंगे। ठीक है, यानी इसका जो सप्लाई वो बहुत ज्यादा है, इसका सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको काम देने वाले लोग क्या बहुत कम है। ठीक है, अगर ये नखरा करेगा जितना पेमेंट में दे रहा हूं उसमें पेमेंट नहीं काम करेगा तो मैं किसी और को भी रख सकता कि नहीं रख सकता। तो यहाँ पे इसकी इतनी गर्ज है क्या कि अगर ये नहीं काम करेगा तो मेरा काम नहीं होगा, तो इसकी जो पेमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, इसकी जो वेजेस होंगे वो कम हो जाएंगे। लेकिन मैं एक सिविल इंजीनियर की बात करता हूँ जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, क्या मुझे एक बहुत ही अच्छा स्किल्ड सिविल इंजीनियर या फिर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड जो सिविल इंजीनियर मुझे वापस मिलेगा? क्या नहीं, मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो अब इसकी जो सैलरी में क्या रखूंगा? मैं ज्यादा रखूंगा। क्यों ज्यादा रखूंगा? रीजन क्या है? रीजन ये कि कहीं जॉब ना छोड़ के चले जाए, कहीं ये मुझे बीच रास्ते में छोड़ के ना चले जाए। लेकिन और ये चला जाएगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा। हाँ, काम बंद हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस किसकी? इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस कंपेरेटिवली कम है। हाँ या ना? हाँ सर, कम है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरीके से क्या होता है? किसी भी एक फैक्टर की क्या होती है? प्राइसिंग का डिसाइड होती है। क्लियर हो गया? समझा? तो यहां पे हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि किस फैक्टर प्रोडक्शन का जो पेमेंट होना है वो हमें ज्यादा करना चाहिए,
या फिर कम करना चाहिए। डन, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब मैं आगे बढ़ने की बात करूँ, अब आता है हमारा थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर सीधी सीधी यहाँ पे बात करूँ तो ये हमें ये चीज बतलाती है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्या यूज करना चाहिए, इस तरीके से यूज करना चाहिए कि उस रिसोर्स का किसी भी तरीके से वेस्टेज ना हो। यही चीज हमें क्या थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बताता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एक होता है एफिशिएंसी इन कंजप्शन और एक होता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। यहाँ पे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब हमें ये चीज बतलाती है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, उन्हें हमें कुछ इस तरीके से यूज करें जिससे हम कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सके। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन होता है, ठीक है, फाइनल गुड्स निकाल सके। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, जहां पे जो वेस्टेज है वो ना के बराबर हो। वेस्टेज क्या हो? वेस्टेज ना के बराबर हो। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम बात करेंगे एफिशिएंसी इन कंजम्पशन की। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या होता है? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब ये होता है कि जितने भी गुड्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, उस गुड्स को हम कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या करें? हम इसको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं सभी की जो वांट है वो क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके। क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके। समझ में आ गया? अगर मान लो मैंने बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, वो सारी चीजें सभी तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं एक बंदा ही आके क्या पूरा का पूरा गुड्स खरीद लेता है, तो वहां पे एफिशिएंसी इन कंजम्पशन होगा नहीं, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन नहीं होगा। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन तब होगा जब जितने भी इकोनॉमी में लोग हैं जिनको भी ये सारी चीजों की जरूरत है जो मैंने प्रोड्यूस की है, वो उन सभी के पास के इक्वली पहुंचे या फिर उनकी जरूरत के हिसाब से पहुंचे, तब वहां पे एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मेरा माना जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होता है सीधे सीधे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि एक जो गुड्स होता है, जैसे दूध की बात करें तो दूध से कई सारी चीजें बनती है। दूध से दही बनता है, दूध से योगर्ट बनता है, दूध से अगर मैं बात करूं कई सारे स्किन के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, दूध से अगर मैं बात करूं कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सही बात है। अब यहाँ पे मैं बनाने को कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से दही भी बना सकता हूँ, मिल्क शेक भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना के मैं मार्केट में बेच सकता हूँ। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहली चीज जब मैं अपनी इकोनॉमी को एनालाइज करता हूँ, इकोनॉमी को एनालाइज करने के बाद ये देखता हूँ कि दूध से सबसे ज्यादा डिमांड किसकी क्रिएट हो रही है? डिमांड क्रिएट हो रही है कि उनको इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा बिस्किट चाहिए, दूध वाली बिस्किट चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, उस दूध से बिस्किट बना रहा हूँ। ठीक है, बिस्किट। क्यों बिस्किट बना? क्योंकि इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वांट किसकी थी? बिस्किट की वांट थी। जब मैं उस वांट को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, उस वांट को मैं फुलफिल कर रहा हूं, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलते हैं। कि जब कभी भी हम क्या करें, हम इस तरह की चीजें प्रोड्यूस करें जो सबसे ज्यादा लोगों ने डिजायर किया है या फिर लोगों की इच्छा है कि ये प्रोड्यूस हो, जब मैं उस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करता हूं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम एक एक करके फीचर्स की बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं देखो हर एक चीज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियो जो हो सकती है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। मैं करने को इसको मैं एक 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरे साथ रिवीजन करो, जब मन लगा के पढ़ रहे हो, इस सीरीज से मेरे साथ जुड़े हो कॉमर्स जीतेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकूँ। जितना मैं अपने टाइम स्लॉट में, अपने शेड्यूल में से जितना टाइम आपके लिए निकाल सकता हूँ, उससे ज्यादा टाइम निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर एक चीज में प्रिपेयर कर रहा हूँ, हर एक नोट्स, हर एक लेक्चर, सारी चीजें मैं बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेनिंग तरीके से करूँ कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस मुझे चाहिए ही अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, कि मेरे अंदर भी ये जो मोटिवेशन जो अपने भरा हुआ है वो मोटिवेशन बरकरार है, मैं आपके लिए चीजें लेकर आता रहूँ। अभी मेरे दिमाग में कई सारी ऐसी चीजें चल रही है, मैं लेकर आना चाहता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा और प्यार दिखाना पड़ेगा और सपोर्ट दिखाना। जितना प्यार सपोर्ट दिखाऊं मैं उतनी चीज आपके लिए लेकर आऊँ। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के लिए मैं तैयार और कर रहा भी हूँ यार, कर रहा हूँ ऑलरेडी। इंग्लिश में मैं आपकी प्रिपरेशन और इंग्लिश की बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया RCC 2.0, प्राइस बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी है 199 में मैं सारी चीज आपकी कवर करवाने वाला हूं इंग्लिश की, तो वहां से आप कवर कर सकते हो मेरे साथ जुड़ के, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पे हम बात करेंगे फीचर्स की। जब मैं फीचर्स की बात करूं, अब सबसे पहले क्या आता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक बार में एक ही चीज के बारे में स्टडी करता है। वो एक यूनिट के बारे में स्टडी करेगा, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करेगा, एक इंडिविजुअल प्राइस के बारे में स्टडी करेगा, या फिर एक इंडिविजुअल घर के बारे में स्टडी करेगा। वो कभी भी एक बार में कई सारी चीजों की स्टडी करता नहीं है। फिर दूसरा क्या आता है? प्राइस थियरी। अब भी मैंने आपको बताया कि
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि किसी भी कमोडिटी, कोई भी जो कमोडिटी है उस कमोडिटी की प्राइस कितनी होनी चाहिए, क्या एनालाइज करके, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई एनालाइज करके क्या करता है, हेल्प करता है। उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये भी हेल्प करता है कि जो भी चीजें जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करी, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सभी को रिवॉर्ड कितना देना चाहिए, किसको रिवॉर्ड ज्यादा देना चाहिए, किसको रिवॉर्ड कम देना चाहिए, इन चीजों को भी हमें क्या, उन चीजों की रिवॉर्ड को की जो अमाउंट होती है उसको भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं। फिर यहां पे आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पे समझा दूं, इसमें बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इक्विलिब्रियम मतलब सीधी सीधी बात यहाँ पे हम समझते हैं, इक्विलिब्रियम मतलब कहता है जब कभी भी दो चीजें होती है, उन दो चीजों में जब कभी भी बैलेंस होता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मान लेते हैं हमने कैंटीन वाले अंकल की बात की, कैंटीन वाले अंकल ने क्या किया, कैंटीन वाले अंकल ने पहले 10 समोसे बनाए, तब डिमांड कितनी थी, 100 थी। ठीक है, यानी सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा थी, तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। फिर दूसरी बार में क्या हुआ, दूसरी बार में ये हुआ कि अंकल ने बनाए 20 समोसे, लेकिन डिमांड से 3 और 4 लोगों की, यहाँ पे क्या था, सप्लाई ज्यादा थी लेकिन डिमांड कम थी, तो क्या होगा, प्राइस क्या होगा, कम होगा, और पहले वाले कंडीशन में प्राइस ज्यादा रखिए। अब यहाँ पे वो तीसरे दिन ये हुआ कि अंकल ने देखा 4 लोगों की डिमांड है, कितने लोगों की डिमांड है, 4 लोगों की डिमांड है, तो अंकल ने 4 ही समोसे बनाए। कितने समोसे बनाए, 4 ही समोसे बनाए, और खरीदने वाले भी कितने थे, सिर्फ 4 ही थे। सही बात है, तो यहाँ पे डिमांड भी 4 थी और सप्लाई भी 4 थी, यानी दोनों ही चीजें क्या सेम सेम थी, बैलेंस थी। ठीक है, जब कभी भी डिमांड और सप्लाई क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो वहां पे तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ना प्राइस ज्यादा होगी ना प्राइस कम होगी, प्राइस क्या होगी, बैलेंस होगी। जितना एक समोसे की प्राइस होनी चाहिए उतनी ही रहेगी, ना कस्टमर से ज्यादा चार्ज किया जाएगा ना कस्टमर से कम चार्ज किया जाएगा, जितना उस समोसे की वर्थ रहेगी, और उस समोसे में अपना प्रॉफिट ऐड करके जो कैंटीन वाला वो बेच देगा। समझ में आ गया, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, होता है एक जनरल इक्विलिब्रियम। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम बात सिर्फ पार्शियल इक्विलिब्रियम की करने वाले, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैं जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूंगा कहां पे, मेरा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होगा उसमें जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में आपसे बात करूंगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या करता है, देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम एक बार में सिर्फ एक ही चीज को एनालाइज करता है। जैसे कैंटीन है, कैंटीन में एक समोसा है, तो समोसे के साथ क्या करेगा, प्राइस का क्या करेगा, रिलेशन देखेगा कि समोसे का जो प्राइस है वो कम या फिर ज्यादा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से समोसे का प्राइस ज्यादा या फिर कम हो रहा है। जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमी में, अब एक चीज हो सकती है ना कि समोसे का जो डिमांड है वो कम या फिर ज्यादा बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है, कि उसका टेस्ट अच्छा ना हो, कि कैंटीन वालों को पसंद नहीं, कैंटीन में जो स्टूडेंट्स खा रहे हो उनको पसंद ना हो, या फिर कॉम्पिटिटर होगा जो कम दाम में बेच रहा होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम जब हम क्या करें, समोसे की स्टडी करें, सिर्फ हम समोसे की ही स्टडी करते हैं कि समोसे की जो प्राइस है वो कम या फिर ज्यादा क्यों हो रही है, उसकी डिमांड की वजह से हो रही है या फिर उसकी सप्लाई की वजह से हो रही है। तो जब कभी भी हम एक इंडिविजुअल चीज को लेकर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से पार्शियल इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी हम सिर्फ एक ही यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वहीं जब मैं क्या करूंगा, मैं जब कैंटीन में रखे हुए सभी कोका कोला, स्प्राइट, बर्गर, चिप्स सभी को एनालाइज करके मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा, तो वो मेरा जनरल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन जब मैं क्या सिर्फ समोसे के बारे में ही स्टडी कर रहा हूं कि समोसे की प्राइस कम या ज्यादा क्यों हो रही है, समोसे की सप्लाई कम या फिर ज्यादा क्यों हो रही है, तो वहां पे उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्लियर हो गया। और जब मैं सभी चीजों के बारे में स्टडी करूंगा तो मेरा क्या कहलाएगा, वो जनरल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। फिर आता है बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। ये बेसिकली ये किस पे बेस्ड होता है, सेट्रिस पेरिबस बेस्ड होता है। मैंने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में सिर्फ एक ही चीज को स्टडी करता है। तो जब कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा, जैसे मैंने कहा कि जो कैंटीन वाले अंकल है समोसा बना रहे हैं, ठीक है, तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ समोसे की स्टडी करेगा, तो समोसे की जब स्टडी कर रहा है तो सिर्फ समोसे की प्राइस के बारे में ही स्टडी करेगा, और बाकी सारे फैक्टर्स को क्या समझेगा, वो कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं हो रहे कि स्टूडेंट की पॉकेट मनी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, स्टूडेंट्स की जो टेस्ट है वो चेंज हो रहे हैं या फिर सेम रह रहे, उन सभी चीजों को स्टडी नहीं करेगा। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स जब समोसे के बारे में स्टडी कर रहा है तो वो सिर्फ समोसे से रिलेटेड उसके प्राइस के बारे में स्टडी करेगा, या फिर स्टडी करेगा तो सिर्फ समोसे के साथ स्टूडेंट की टेस्ट को ही स्टडी करता, उस टाइम पे वो प्राइस की स्टडी नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक बार में एक ही चीजों को स्टडी करता है, जिससे और बाकी सारी चीजों को क्या समझता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जिसको हम लोग सेट्रिस पेरिबस क्या कहते हैं। फिर आता है स्लाइसिंग मेथड। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में पूरी की पूरी इकोनॉमी नहीं स्टडी करता, वो क्या करता है, इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है
और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद फिर एक एक टुकड़े को क्या करता है, स्टडी करता है। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। आपने देखा होगा एप्पल देखा है, एप्पल को आप क्या करते हैं, एक साथ खाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं एक साथ खा लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं क्या करते हैं, उसका टुकड़ा कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब स्लाइसेस कर देते हैं उसके, और स्लाइसेस फिर एक एक टुकड़ा खाते हैं। जो बंदा एक बार में पूरा सेब खा जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सॉरी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और जो बंदा टुकड़े टुकड़े करके फिर एक एक टुकड़ा खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उस टुकड़े को हम लोग क्या, उस टुकड़े वाले मेथड को, उस टुकड़े वाले खाने वाले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। देखो यही बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। ये क्या करता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, बांट देता है, और फिर एक एक टुकड़े को क्या करता है, स्टडी करता है। अब आता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि मार्जिन होता क्या है। जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर चीज में जब हम क्या कहते हैं, एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है 10 रुपए का है, उसको मैं बेच रहा हूँ 2 रुपए में, तो मैंने क्या किया, 2 रुपए बढ़ा दिया ना, तो मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड कर दिया, तो जो 2 रुपए में बढ़ा वो मेरा क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। अब मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल ये होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये देखता है कि जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर चीज में जब एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड होती है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मैगी याद है आपको, मैगी, हाँ मैगी याद है सर। मैगी और यूपी एक टाइम ऐसा था कि जहां पे वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा रूल कर रहे थे, बहुत कट्टर वाला जो कंपटीशन चल रहा था। अब यहाँ पे मैगी का दाम पहले 10 रुपए था, ठीक है, 2 पैकेट आती थी, एक 5 वाली आती थी और एक 10 वाली आती थी। और मैगी पहले 10 रुपए का चल रहा था, बट अब इसके बाद इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो मैगी ने क्या किया, मैगी ने अपना जो दाम है 10 से 12 रुपए कर दिए। क्या कर दिए, 10 से 12 रुपए कर दिए। अब जब 10 से 12 रुपए किया, लेकिन यूपी ने क्या किया, यूपी ने प्राइस बढ़ाया क्या, नहीं, यूपी ने प्राइस बढ़ाया नहीं। यूपी ने अपना जो प्राइस था वो 10 रुपए का 10 रुपए ही रखा। अब हम इंडियन कंज्यूमर ठहरे, हम प्राइस को लेकर थोड़े से हमेशा से कॉन्शियस रहे। अब वहीं पे हमारे लिए नूडल होता है, ठीक है। अब हम जैसे यंगस्टर्स होते हैं, हम आप जैसे मैं जैसे, भैया मैगी चाहिए तो मैगी, लेकिन मम्मी पापा जैसे लोग हो नहीं, मैगी नहीं, मैगी यूपी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जब मैगी का जो प्राइस है वो 10 से 12 रुपए हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड हो गई अमाउंट में, ठीक है। तो वहां पे धीरे धीरे हमें देखने मिला कि पहले जितनी डिमांड थी उसके कंपेरिजन में डिमांड अब थोड़ी सी कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। कि हम ये देखते हैं किसी भी चीज में जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने की वजह से उसका क्या असर हमें देखने मिलता है, उसमें उसकी वजह से हमें क्या चेंजेस देखने मिलते हैं, उससे क्या फर्क हमें देखने मिलता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। क्लियर हो गया। फिर आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, आपके जो अलग अलग जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है उनको एनालाइज करता है। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, सॉरी मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन हो गया, ओलिगोपोली हो गया, इन चीजों का क्या, इन इस तरह के मार्केट को क्या करता है, वो एनालिसिस करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है लिमिटेड स्कोप। मैंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में सिर्फ एक ही चीजों को स्टडी करता है। वो एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम को देखेगा, एक इंडिविजुअल इनकम को देखेगा, एक इंडिविजुअल फर्म को देखेगा, एक इंडिविजुअल कमोडिटी को देखेगा, लेकिन वो कभी भी देश लेवल पे यानी नेशनल लेवल के इश्यूज को देखेगा नहीं। जैसे पूरे देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, पूरे देश में मंदी क्यों छा रही है, पूरे देश में गरीबी क्यों आ रही है, पूरे देश में जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड क्यों हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्यों बढ़ रहा है, इन सारी चीजों को नहीं देखता है। वो सिर्फ एक बार में सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज, एक इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम होती है, इंडिविजुअल इनकम हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल कमोडिटी हो गई, ठीक है, सिर्फ उसी चीज के बारे में क्या वो स्टडी करना, बाकी और किसी चीज के बारे में स्टडी करने वाला नहीं। यहाँ पे एक न्यूमेरिक कोड्स, मैंने न्यूमेरिक कोड्स भी दिए, जैसे पैप से आ गया, तो आप ये देख लेना, प्राइस थियोरी हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सर्टेन अजम्पशंस हो गए, तो ये है ये आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। पापा की स्कूटर में आई लस्सी, क्या आई, पापा की स्कूटर में आई लस्सी, डन, इतनी चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंस कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या ऐसी चीज है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए हमें पढ़ना जरूरी बन जाता है, या फिर इसे हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या आती है, आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन आती है। मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, उससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें क्या किसी भी कमोडिटी की या फिर कोई भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, उसकी प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर देखो, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की या फिर किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर प्रॉपर्ली प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम अच्छे से उसे डील आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे चंगू भैया शिमला मिर्च 5 करोड़ का बेच रहे थे, ठीक है। अब शिमला मिर्च 5 करोड़ का है क्या, नहीं 5 करोड़ का नहीं है, तो उनके देखा ना, उनका धंधा नहीं हो रहा था, बिजनेस नहीं हो रहा था। उसीलिए हमारे लिए क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस लिए जरूरी है, क्योंकि वो हमें किसी भी चीज की या फिर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं।
फिर आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब सबसे पहली चीज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी समझने में हेल्प करता है। क्या समझने में हेल्प करता है वो समझने से पहले ये समझ लीजिए कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होती क्या है। फ्री मार्केट इकोनॉमी की जब मैं यहाँ पे बात करता हूं तो फ्री इकोनॉमी मार्केट क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स कितने बनने चाहिए, गुड्स कितने बनने चाहिए, हिंदी में बोल दिया, गुड्स कितने प्रोड्यूस होने चाहिए, गुड्स किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाएंगे, गुड्स की कितनी प्राइस होगी और गुड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जब कभी भी एक इकोनॉमी में ये सारे जो डिसीजन होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन लेता है या फिर जो एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता है वो लेता है, ना कि गवर्नमेंट लेती है, उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी समझ गया होगा, एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितने देर में प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजों का जो डिसीजन होता है जब एक इंडिविजुअल पर्सन लेता है या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन लेती है, तो उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। और इस तरह की इकोनॉमी में गवर्नमेंट किसी भी तरह का दखल अंदाजी करता नहीं है। ठीक है, तो हमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से समझने में हेल्प करता है कि फ्री मार्केट को समझने में हेल्प करता है कि जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना प्रोड्यूस करेगी वो कैसे डिसाइड करेगी, प्रोड्यूस करेगी और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो कैसे डिसाइड करेगी, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा और प्राइस कितनी होनी चाहिए उस प्राइस को कैसे डिसाइड करेगी। ये चीज समझने में हमें कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए स्टडी करना जरूरी बन जाता है। फिर आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम हमारे देश से दूसरे देश से हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड हो रहा है तो ये फॉरेन ट्रेड कहलाएगा, इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड हो रहा है तो ये फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। तो फॉरेन ट्रेड को भी समझने में हेल्प करता है। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि जो फॉरेन ट्रेड के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है उसको समझने में हेल्प करता है। जैसे टैरिफ रेट्स को हेल्प समझने में हेल्प करता है कि कोई भी कंट्री अगर अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा लेती है या फिर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो वो इंपोर्ट ड्यूटी और वो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा या फिर ओवरऑल क्या असर पड़ेगा, इस चीज को हमें क्या समझने में हेल्प करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प क्या करते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी चीज हेल्प समझने में हेल्प करता है कि हमारी करेंसी का जो रेट है अगर वो कम हो गया और या फिर जो सामने वाली कंट्री जहां पे हम गुड्स बेचते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, वहां की कंट्री का अगर जो करेंसी का जो रेट है वो बढ़ गया या फिर कम हो गया तो उसकी वजह से हमें क्या असर पड़ेगा, उसकी वजह से हमें क्या इफेक्ट्स देखने मिलेंगे। इस चीज को समझने में हेल्प कौन करता है? इस चीज को समझने में हेल्प करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना और जानना और पढ़ना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे लिए इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बहुत सारी जो इकोनॉमी में जो अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस आ जाती कि अचानक से कोई प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया या फिर अचानक से कोई प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो बढ़ गया, तो ये सप्लाई अचानक से बढ़ कैसे गया या फिर अचानक से ये जो डिमांड है वो कम कैसे हो गया। ठीक है, इन सभी चीजों को हमें समझने में कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प समझने में हेल्प करता है। कैसे? कुछ मॉडल्स है जैसे डिमांड कब हो गया, सप्लाई कब होगा, इन ये जो मॉडल्स बनाए, ये जो वेरिएबल या फिर ये जो टर्म्स इसने बनाए, इन टर्म्स की मदद से हमें समझने में हेल्प करता है। और ये सारी चीजें डेवलप कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप करता है। समझ में आ गया? फिर यहाँ पे आता है बिजनेस डिसीजन। मैंने ऑलरेडी बताया, देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने क्या किया, मैं प्रोडक्शन करवा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे लैंड का रेंट कितना देना है। ठीक है, मुझे लेबर को वेज कितना देना चाहिए, कौन सी लेबर को मुझे कितना वेज देना चाहिए, किसको ज्यादा देना चाहिए, किसको कम देना चाहिए, मुझे कैपिटल में कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए, एक मुझे अपने लिए प्रॉफिट कितना निकालना चाहिए। ये डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है? ये सारी चीजें डिटरमाइन करने में हेल्प कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बिजनेसमैन को हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी हेल्प करता है कि उसको कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहां पे उसको बेचना चाहिए और साथ ही साथ कितने प्राइस पे बेचना चाहिए, ये चीज में भी हेल्प करता है। कितने प्राइस पे बेचना चाहिए कैसे हेल्प करेगा डिसाइड करने में? डिमांड और सप्लाई को एनालिसिस करके कहां पे बेचना चाहिए कैसे हेल्प करेगा, देखेगा इस पर्टिकुलर रीजन में इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो यहाँ पे ये हेल्प करना, हाँ इसकी डिमांड ज्यादा है तो भैया ये कैसे पता चला, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के पता चला तो यहाँ पे मुझे गुड्स बेचना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस चीज में हेल्प कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूर बन जाता है कि हमें हेल्प करना। फिर आता है यूजफुल टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? गवर्नमेंट को ये अलग अलग जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी हो गया, प्राइस पॉलिसी होगी, इन सभी को क्या समझने में हमें हेल्प करता है। वह बोलेगे सर कैसे? देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे ध्यान दो कि मार्केट में कई सारे गुड्स होते हैं। ठीक है, कुछ गुड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और कुछ गुड्स होते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते। अब मुझे बताओ, अगर जो गुड्स, एक शुगर पेशेंट है, अगर एक शुगर पेशेंट की दवाइयों का दाम अगर बढ़ जाता है, दवाइयों का अगर दाम बढ़ जाता है तो क्या वो शुगर पेशेंट दवाइयां लेना बंद कर देगा? नहीं,
लेना नहीं बंद करेगा। अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा बढ़ा भी देती है तो दवाइयां लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ही लेगा, ठीक है। या फिर इस पे तो बढ़ाएगी नहीं क्योंकि जान से लेना है। जैसे अल्कोहल की बात कर लेते हैं, अल्कोहल पे टैक्स दबा के लगाती है, ठीक है, कि गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैं इस पर टैक्स बढ़ाऊंगी भी तो लोग इसको खरीदना कम करेंगे नहीं, इसकी डिमांड गिरने वाली नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस पर टैक्स अच्छा खासा लगाएगी। तो अब वो सोचेगी इस पर 8% लगा, इसको सीधा 50% कर देते हैं, तो इस पर 50% टैक्स बढ़ाएगी नहीं। तो उसने क्या किया, एक नया टैक्स रिजीम लेकर आ गया कि अल्कोहल पे 50% टैक्स क्या लगेंगे, कितने 50% टैक्स लगेंगे। तो एक नई टैक्सेशन पॉलिसी फॉर्म हुई कि नहीं फॉर्म हुई। ये फॉर्म किसकी वजह से भी, आपकी डिमांड को समझिए, और डिमांड किसका कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है आपके गवर्नमेंट के लिए भी, समझ में आ गया। फिर आता है बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या आता है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। 2 मिनट, मेरे कॉल आ रहा है, 2 मिनट, ठीक है, चलो कंटिन्यू, सॉरी यार बहुत कॉल आ रहे थे इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि ये समझने में कि कैसे अगर हम जो भी रॉ मटेरियल्स है या फिर जो भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का अगर हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो उनको अच्छी तरीके से यूज करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, ठीक है, क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है, इस चीजों को भी हमें समझने में क्या हेल्प करता है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे है निमोनिक से पप्पू फ्रेश फ्रूट्स, एकदम बहुत गुड वाला, ठीक है, ये आप एक बार कर सकते हो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पूरा का पूरा पार्ट मैंने समझा दिया। होप्स आपको यहाँ पे चीजें समझी होंगी। अगर समझी है तो ये टाइम स्लॉट, जो भी टाइम स्लॉट चल रहा होगा उस टाइम स्लॉट को मेंशन करके 2 हार्ट दे देना, जिससे मुझे ये समझेगा कि मेरे जो प्यारे दोस्त है वो यहाँ तक चीजें समझे और चीजों को यहाँ पे कवर करें, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे जो बात करने वाले हैं, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम बात क्या करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये चीजें देखी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जूम इन करके स्टडी करता है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जूम आउट करके सभी चीजों को एक साथ स्टडी करता है, यानी ये एग्रीगेट की स्टडी करता है। एग्रीगेट मतलब क्या होता है सर, एग्रीगेट मतलब टोटल स्टडी करता है। वो ऐसा नहीं कि एक के बाद, वो होता है ना कि एक के बाद आओ फिर उसके बाद एक के बाद एक आओ तो मैं आपसे निपटूंगा, या फिर बोलते हैं कि हीरो का सुना होगा ना बॉलीवुड में कि अगर दम है तो एक एक करके आना, तो जब वो एक एक करके आना बोलता है यानी वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। या फिर जब बोलता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है सबके सब एक साथ आना, तो जब वो एक से एक सबके सब एक साथ आना वाला डायलॉग होता है तो वो क्या होता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला डायलॉग होता है। समझ में आ गया। तो यहीं पे देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ता है। ये टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम को स्टडी करता है। नेशनल आउटपुट मतलब पूरे देश की आउटपुट मतलब देश की प्रोडक्शन को स्टडी करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब पूरे देश भर में कितनी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसको स्टडी करता है। समझ में आ गया। ये स्टडी किसकी, ये स्टडी है एग्रीगेट की, टोटल की स्टडी है। ये एक एक करके चीजों को स्टडी करता नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगेन हमारे कैंटीन में आ जाते, कॉलेज की कैंटीन में आ जाते हैं। मैंने क्या कहा, जब कभी भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैंटीन में एक समोसे के बारे में स्टडी कर रहा हूं कि एक समोसे की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या रीजन है, क्या वजह है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। लेकिन वही जब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार में से समोसे की नहीं, मैं कोको कोला की भी स्टडी कर रहा हूं, मैं स्प्राइट की भी स्टडी कर रहा हूं, मैं बर्गर की भी पढ़ रहा हूं, मैं चिप्स की भी पढ़ रहा हूं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मैं सैंडविचेस की भी स्टडी कर रहा हूं, टोस्टेड सैंडविचेस की भी स्टडी कर रहा हूं। तो मैं जब सभी जितने भी कमोडिटीज है उस कैंटीन में उन सभी की स्टडी कर रहा हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सेम तरीके से जब कभी भी एक पूरे स्कूल में, जब मैं पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे उन सभी के बच्चों की रिजल्ट के बारे में स्टडी करा, इनके रिजल्ट क्यों कम आ रहे हैं या फिर इनके रिजल्ट क्यों इंप्रूव नहीं हो रहे, कि इनके रिजल्ट क्यों खराब होते जा रहे हैं, जब इस चीज के बारे में स्टडी कर रहा हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, पूरे के पूरे स्कूल में जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों के बारे में स्टडी करता हूं, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। वहीं अगर एक इंडिविजुअल बच्चे के बारे में स्टडी करता तो मेरा क्या होता, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता। अब यहाँ पे ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है कौन सी चीजों को स्टडी करता है, कौन सी चीजों को यहाँ पे समझता है। सबसे पहले क्या है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या कहता है, ये हमें ये बतलाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमारे देश की जो नेशनल इनकम होती है, या फिर जो हमारे देश की जो हमारे देश की जो एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश भर की जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम या फिर ज्यादा होती है। ऐसी कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे देश की जो इनकम बढ़ती है या फिर इनकम कम होती है। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है या फिर कम होती है, ठीक है। एंड व्हाट कॉजेस द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, साथ ही साथ ये भी चीज से स्टडी करती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमारे देश की इनकम बढ़ती है कम होती है, मैंने बता दिया। हमारे देश में जो प्रोडक्शन है बढ़ता या फिर कम होता है, या फिर हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट या फिर कम या फिर ज्यादा होती है। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब यहाँ पे ये चीज क्या बोली, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्या करता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि हमारे देश में जो इनकम
टोटल जो नेशनल इनकम होती है वो कम या फिर ज्यादा क्यों होती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से देश में इनकम कम या फिर ज्यादा होती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट कम या फिर ज्यादा होती है। अब यहाँ पे ये बोला है कि अगर हमें जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझना है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम या फिर ज्यादा क्यों होता है, तो इसके लिए हमें दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला आता है कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब ये कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन होते हैं क्या, वो चीज आपको समझा दें। जब मैं कंजम्पशन फंक्शन की बात करता हूं, देखो मान लो एक इंसान है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं एक इंसान हूं, मेरी कमाई कितनी है, 10,000 रुपए, क्या है 10,000 रुपए, और हमारे 10,000 रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज थी कि अगर मेरी कमाई 10,000 रुपए है तो मैं 10,000 रुपए क्या पूरे महीने भर में क्या खर्चा कर दूंगा, नहीं, ये चीज कोई भी नहीं करता। एक जो बहुत ही समझदार व्यक्ति रहेगा, बहुत ही फाइनेंशियली हेल्दी पर्सन रहेगा, वो कभी भी ये चीज नहीं करता कि 10,000 अगर कमा रहा है तो 10 के 10,000 वो क्या कर देगा, पूरे के पूरे खर्च कर देगा। वो हमेशा एक चीज ये करता है कि अगर वो 10,000 कमा रहा है तो 8,000 वो खर्च करेगा और भी 2,000 रुपए वो बचा के रखेगा। आपके मम्मी पापा भी यही करते हैं कि जितनी भी उनकी सैलरी होगी उस सैलरी में से कुछ पार्ट वो क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं कि आगे अगर कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी चीजें खराब होगी तो वहां पे वो पैसे उनको हेल्प कर सके। उसी तरीके से जब मेरी सैलरी क्या होगी 10,000 से 20,000 होगी तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे मेरे खर्च तो बढ़ेंगे लेकिन खर्च के साथ साथ मेरी सेविंग बढ़ेगी। जहां पे मैं महीने में 8,000 खर्च कर देते, अब वहां पे मैं कितना खर्च करूंगा, शायद मैं 15,000 खर्च करूंगा और मैं बचाऊंगा कितना, मैं 5,000 बचाऊंगा। देखो मेरा खर्चा बढ़ा लेकिन मेरे खर्चे के साथ साथ मेरी सेविंग भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ी। तो यही चीज को कि कैसे इनकम बढ़ने पे एक इंसान की जो खर्च और सेविंग कैसे बढ़ती है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। अब ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होती है चीजें जो हमारे इनकम से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, एक इंसान कभी भी मशीन या फिर बिल्डिंग या फिर अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन क्यों बढ़ाता है, रीजन कब होंगे, देखो जब कभी भी अगर उसकी इनकम अच्छी खासी हो रही होगी तभी वो क्या करेगा, मशीन लेगा, बिल्डिंग्स लेगा। अगर उसकी इनकम अच्छी खासी नहीं होगी तो वो क्या बिल्डिंग, मशीन या फिर कोई भी एसेट खरीदेगा क्या, वो कोई भी एसेट खरीदेगा नहीं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, किसी भी जो कोई भी जो बंदा होता है वो इन्वेस्टमेंट कब करता है, ठीक है, जब तीन चीजें होती है। सबसे पहली चीज, उसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है तो वो सोचेगा कि हाँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है तो मुझे और बिजनेस को और बड़ा करना चाहिए, और बिजनेस को बड़ा करने के लिए वो क्या करेगा, आपका मशीनें खरीदेगा और एसेट्स खरीदेगा और लेबर्स लगाएगा, ठीक है, मतलब एसेट्स खरीदेगा फिर उनके ऊपर लेबर लगाएगा, तो यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि जब मार्केट में उसके प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो अब वो सोचेगा अरे यार मेरे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है तो मुझे मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहिए, मुझे मेरा सप्लाई भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, तब वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ेगा, सही बात है। या फिर तीसरी चीज ये हो सकती है कि वो तीसरी कंडीशन तब करेगा जब उसको पता है कि आज की डेट में शायद फायदा नहीं हो रहा है लेकिन आगे आने वाले 3-4 महीनों में ये जो बिजनेस है ये मेरा बहुत ही अच्छा खासा क्या रन करने वाला, तो वो और पैसे इसमें क्या लगाने की कोशिश करेगा और पैसे क्या इसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंक्शन यही होता है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है, ठीक है, जहां पे जो इंसान है वो क्या करता है, इन्वेस्ट ज्यादा करता है या फिर इन्वेस्ट कम करता है। इस चीज की ही स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इस चीज की समझ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली यही चीज क्या बता रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एनालाइज करता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स की वजह से देश में इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम, आउटपुट और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट कम या फिर ज्यादा होती है उस चीज की स्टडी करता है, ठीक है। फिर आप आता है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ये समझ लेते हैं कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है और इन्फ्लेशन क्या होता है। जनरल प्राइस लेवल अगर मैं बात करूं, हमारी इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं साल भर में कई सारे गुड्स और सर्विसेज क्या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कई सारे बैग्स प्रोड्यूस होते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स प्रोड्यूस होते हैं, कई सारे मशीनें प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे करके कई सारी चीजें प्रोड्यूस होती है, सही बात है। अब उन सभी की जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए, जितनी भी कमोडिटीज या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उन सभी की जो एक एवरेज प्राइस निकाली जाती है उसी एवरेज प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस। मान लो अगर मैं बात करूं कि जितने भी कमोडिटीज प्रोड्यूस हुए साल भर में उनके पैसे की उनका जो टोटल अमाउंट जब कैलकुलेट किया गया, 2 मिनट, ये वाइट है, उनका जब अमाउंट कैलकुलेट किया गया तो टोटल कितना आ रहा था, 100 रुपए आ रहा था। प्रोड्यूस कितनी चीजें की गई थी, 10 रुपए चीजें की गई थी। तो जब मैं 100 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधी सी अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 रुपए हमारा क्या हो गया, ये जनरल प्राइस यानी एक एवरेज प्राइस हो गया जितनी भी कमोडिटीज पूरे साल भर में देश में प्रोड्यूस की गई थी। समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन देखो सीधी सीधी बात करूं तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। क्या होता है, महंगाई।
महंगाई का सिर्फ डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी, कि मार्केट में जो मंदी आती है। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें क्या हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इसमें ये चीजें एनालाइज करता है कि ऐसी कौन सी वजह है, ठीक है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ती या फिर कम होती, इस चीज को कौन स्टडी करता है, इस चीज को हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां पे सबसे पहली चीज समझ लेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। जब कभी भी देश में जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक है, गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन बढ़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, एक चीज मैं यहां पे बताना भूल गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये तो होता है कि पूरे साल भर में देश में अगर जो गुड्स और सर्विस की जो प्रोडक्शन अगर वो बढ़ती है और साथ ही साथ इनकम बढ़ती है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि देश की कमाई बढ़नी चाहिए, कमाई तो बढ़नी चाहिए, लेकिन कमाई के साथ साथ लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, कि लोग पहले से ज्यादा अच्छा खाए, लोग पहले से ज्यादा अच्छे स्कूलों में जाए, लोगों को पहले से ज्यादा अच्छी सर्विसेज मिले, मतलब जब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे जो थियरी है, ये थियरी है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमें ये समझने में हेल्प करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ये समझने में हेल्प करता है, ये चीज जानने में हेल्प करता है कि जो हमारी कंट्रीज है, अब कंट्रीज तीन तरह की होती है, कुछ होती है डेवलप्ड कंट्रीज होती है, कुछ होती है डेवलपिंग कंट्रीज होती है, कुछ होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है। इनके बारे में बता देता हूं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैसी होती है, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहां पे डेवलपमेंट होना शुरू नहीं हुआ रहता है। डेवलपिंग कंट्री हमारी जैसी यानी इंडिया जैसी कंट्री होती है जो लगातार जो बहुत ही स्पीड तरीके से या फिर डेवलपमेंट जो बहुत ही स्पीड से चीजों को इंप्रूव करी है, अपने देश में डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, डेवलप्ड हुई नहीं है लेकिन डेवलपमेंट करने की कोशिश करी या फिर डेवलप्ड हो रही है, तो उस तरह की कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे। और डेवलप्ड कंट्री किसको बोलेंगे, ये ऐसी कंट्रीज होती है जो डेवलप्ड हो चुकी है, जो डेवलप्ड कंट्री का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल कर चुके हैं, तो उस तरह की कंट्री को हम लोग डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि जो भी कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, देखिए जैसे पॉवर्टीज हो गई, देखो पॉवर्टी हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है, उनको किस तरीके से डील आउट किया जा सकता है, उन सभी के लिए स्ट्रैटेजीज बनाने में हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है। क्लियर हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थियरी है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझता है, उसको समझने के बाद जो भी अंडर डेवलप या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उन डेवलपिंग कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है, उनको एनालाइज करने के बाद एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करता है कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर डील आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बोला गया, डील्स विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन दी टोटल नेशनल इनकम। बेसिकली ये जो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये समझने में हेल्प करता है कि हमारे देश की जितनी भी इनकम होती है, देश की जितनी भी इनकम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया हमारे देश की इनकम है, तो इस ये जो 100 रुपया बना कैसे, 100 रुपया जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 रुपया फॉर एग्जाम्पल लोगों ने जॉब करके कमाए, वेजेस है, ठीक है, 20 रुपया लोगों ने फॉर एग्जाम्पल लोगों को कर्ज यानी लोन देकर कमाए यानी ब्याज के पैसे कमाए हैं, ठीक है, 20 रुपया लोगों ने अपना बिजनेस दे के कमाया है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल वहीं पर अगर मैं बात करूं 20 और 40 रुपया लोगों ने क्या किया है, खुद का बिजनेस शुरू करके कमाया है, ठीक है, नहीं सॉरी लैंड को क्या देखिए, लैंड को भाड़े पे देकर कमाया है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में हेल्प करता है कि अगर जो भी टोटल नेशनल इनकम बनती है तो नेशनल इनकम बनी कैसे, उसमें वेजेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि सॉरी देख लेते एक बार और, ठीक है, जो नेशनल इनकम होती है वो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम में जो टोटल नेशनल इनकम, उस टोटल नेशनल इनकम बनी कैसे, उसमें कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी कमाई जो लोगों ने जॉब करके कमाई है, उसमें कितने ऐसे इनकम है जो लोगों ने दूसरों को लोन देके इंटरेस्ट पे कमाए हैं, ठीक है, कुछ कितने ऐसी इनकम है जो लोगों ने खुद का बिजनेस शुरू करके कमाया, और कितना ऐसा इनकम है जो लोगों ने अपनी जो जमीन है, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट दे करके कमाई हुई है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा जो स्कोप है मैंने समझ लिया है। मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप सबको चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर हो गई तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑफ फीचर्स। फीचर्स क्या है, अब इसमें हमें ज्यादा टाइम जाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने जो स्कोप बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया, हमने जो मीनिंग थे वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आती है, फीचर्स आती है। फीचर्स की यहाँ पे बात करें तो क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स।
अब मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में एक चीज को नहीं स्टडी करता, वो एक बार में कई सारी चीजों को स्टडी करता है, एक बार में कई सारी चीजों को एनालाइज करता है, एक बार में कई सारी चीजों को पढ़ता है। यानी ये कभी भी एक इंडिविजुअल इनकम को नहीं स्टडी करता है, टोटल इनकम को स्टडी करता है। एक इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी करता है, टोटल डिमांड को स्टडी करता है। इंडिविजुअल सप्लाई को स्टडी करता है, ये टोटल सप्लाई को क्या स्टडी करता है। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आता है इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये चीज स्टडी करता है कि जो नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाता है, नेशनल इनकम में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ता या फिर कम होता है। ठीक है, इस चीज को स्टडी करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी क्या बोलते हैं। अब ऑलरेडी मैंने आपको जो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला कंसेप्ट चल रहा था वहां पे मैंने आपको चीजें क्लियर समझा दी थी। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब सीधी बात है, दो चीजों के बीच में जो बैलेंस होता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैंने बताया कि दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम और एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पिछले जो टॉपिक था माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला उसमें मैंने समझाया। अब लेकिन ये जो जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो जनरल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ये नहीं देखता कि समोसे और प्राइस के बीच में का क्या रिलेशन है। ये क्या देखेगा, ये समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक को भी देखेगा, ये समोसे के साथ बर्गर को भी देखेगा, समोसे के साथ चिप्स को भी देखेगा। मतलब समोसे के जब स्टडी कर रहा है तो समोसे के साथ सिर्फ प्राइस को स्टडी नहीं है, समोसे के साथ कई सारे जितने भी आइटम्स होंगे उन सभी आइटम्स को क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ समोसे और प्राइस को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा, वो समोसे के साथ कई सारे आइटम्स को क्या बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, इंटरडिपेंडेंस। अब इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, देखो इंटरडिपेंडेंस मतलब जहां पे हमें यह बताता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स है, चाहे वो इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइस हो गया, लेवल हो गया, ये सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ये एक दूसरे में से क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी चीज अगर कम या फिर ज्यादा होती है तो दूसरे पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर लोगों की इनकम कम होती है, ठीक है, अगर एक बिजनेसमैन की अगर इनकम कम हो रही है तो बट ऑब्वियसली बात, वो प्रोडक्शन करेगा क्या, ज्यादा नहीं, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन क्या कर देगा, वो कम कर देगा। जब प्रोडक्शन कम कर देगा तो जो एम्प्लॉइज उसने रखे उस एम्प्लॉइज को वो रखे रहेगा नहीं, वो एम्प्लॉइज को क्या निकालना शुरू कर देगा, यानी एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, जॉब नहीं कर रहे तो पैसे कहां से, जब पैसे नहीं रहेंगे तो वो क्या फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह खरीदेंगे क्या, या फिर शेयर्स वगैरह खरीदेंगे ना, क्या नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो प्राइस लेवल भी अपने आप हमें असर क्या देखने मिल जाएगा। समझा। तो ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ये सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं। यही बोला मैक्रो एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। ये कहीं ना कहीं जो एक इंटरकनेक्टेड जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्या समझने की कोशिश करता है। समझा। फिर नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं लंपिंग मेथड। क्या आता है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड मैंने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड। ये क्या करता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर एक एक टुकड़े को क्या करता है, अलग अलग करके क्या स्टडी करता है। लेकिन वहीं पे जब मैं क्या बात करता हूं, मैं बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की करता हूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये चीजें करता नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं करता, ये एक बार में ही पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या स्टडी करता है, या फिर पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या समझने में हेल्प करता है, या फिर पढ़ाई क्या करता है। ठीक है। फिर यहां पे अगर मैं बात करूं ग्रोथ मॉडल्स, अब यहां पे क्या बोला गया, यहां पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बहुत सारे जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको स्टडी करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो ग्रोथ मॉडल्स होते हैं उन ग्रोथ मॉडल्स को डेवलप करता है, जैसे उन ग्रोथ मॉडल से जो भी इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है या फिर इकोनॉमिक कंडीशन चल रही होती है, उन इकोनॉमिक कंडीशन को हमें समझने में हेल्प होती है, फिर उनसे डील आउट करने में हमें हेल्प क्या मिलता है। फिर आता है यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल। ऑलरेडी मैंने बताया जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, जितनी भी कमोडिटीज पूरे साल भर में एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है, उन सभी कमोडिटीज की जो एक एवरेज प्राइस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल क्या बोलते हैं, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है। पॉलिसी ओरिएंटेड, सही बात है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या करता है, ये आपकी पॉलिसीज क्या बनाने में हेल्प करता है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डिप्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, डिप्रेशन मतलब यहाँ पे मंदी की बात की गई है। हाँ, मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, समझने में हेल्प करता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी महंगाई बढ़ रही है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे मार्केट में क्या आ रहा है, मंदी आ रही है। ठीक है। उन चीजों को एनालाइज करने के बाद प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, फिर वो क्या करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद वो क्या बनता है, एक पॉलिसी बनाता है। ठीक है। तो इसलिए इसको पॉलिसी ओरिएंटेड भी बोला जाता है। डन। मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंपॉर्टेंस
ऑफ इकोनॉमी, दैट इज अ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की फंक्शनिंग क्या, यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है इसके बारे में हम समझने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या आइडिया देता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में जो एक इकोनॉमी, एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है। साथ ही साथ हमें ये भी समझने में हेल्प करता है कि जो टोटल डिमांड होता है, टोटल सप्लाई होता है, टोटल इनकम होती है, जो टोटल आउटपुट होता है, उन सभी का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उन सबको बिहेवियर कैसा, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो भी बहुत बड़े लेवल पे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी हमें क्या इजिली क्या डील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अब यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये समझने में हेल्प करता है ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इनकम में, आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में हमें फर्क देखने मिलता है या फिर फ्लक्चुएशन हमें देखने मिलता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इनकम कम या फिर ज्यादा होती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से देश में जो प्रोडक्शन होता है वो कम या फिर ज्यादा होता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ या फिर कम हो सकती है, और साथ ही साथ उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कंट्रोल करके उनको अच्छे सही ट्रैक पर वापस लाने की कोशिश करता है। क्यों? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। फिर आता है हमारा नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर बात करूं, जब लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो नेशनल इनकम वो जो सोशल अकाउंट्स होते हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझने में हेल्प की। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके देश की नेशनल इनकम नहीं पता है तो मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर दूं कि आप अपने देश की क्या सिचुएशन चल रही है आप उसको कभी भी पता नहीं कर सकते, आप उसका आइडिया कभी भी ले नहीं सकते, उस आइडिया का आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं, जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी कंट्री परफॉर्म कैसे कर रही है, आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस किस तरीके से है, तो आप मुझे बताओ कि आप अपनी कंट्री के लिए सही पॉलिसी या फिर सही फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी बन जाता है कि आपको क्या आपके देश की नेशनल इनकम क्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो एडवांस स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो हमें हेल्प करती है कि ये समझने के लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज होती है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उन सभी कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के बाद एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करके देता है जिससे वो प्रॉब्लम्स को क्या डील आउट किया जा सके। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जो एडवांस स्टडीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स से हेल्प करता है जो प्रॉब्लम्स है डेवलपिंग कंट्रीज की, जैसे पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो गया, वेल्थ डिफरेंसेस हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो डिफरेंसेस हो गया, इन सभी को एनालाइज करता है, चेकआउट करेगा, स्ट्रैटेजी फ्रेम करता है और उसे इंप्लीमेंट करता है ताकि हम क्या कर सके, हम उन कंट्रीज में से प्रॉब्लम्स को निकाल सके। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना और समझना जरूरी बन जाता है। फिर आता है परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक्स। सही बात है ना, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको आपकी कंट्री का नेशनल इनकम नहीं पता है, क्या नहीं पता आपको आपकी कंट्री का नेशनल इनकम नहीं पता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपनी कंट्री का के लिए सही पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकते। अब आप एक सीधी सीधी बात देखो कि अगर आपकी कंट्री पहले 100 करोड़ कमा रही थी, फिर 200 करोड़ कमा रही, फिर 300 करोड़ कमा रही, फिर 400 करोड़ कमा रही है, एक साल की इनकम 100 करोड़ थी, फिर दूसरे साल की 200, फिर 300, फिर 400, आप ये कह सकते हैं कि जो मेरी इकोनॉमी है वो मेरी इकोनॉमी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करी। ये आपको कैसे पता चला? आपकी देश की नेशनल इनकम से। अगर वही आपकी इकोनॉमी पहले 100 करोड़ कमाई, फिर 75 करोड़ कमाई, फिर 70 करोड़ कमाई, फिर 50 करोड़ कमाई, फिर 40 करोड़ कमाई, फिर 200 करोड़, फिर 20 करोड़ कमाई, फिर 10 करोड़ कमाई, फिर 5 करोड़, फिर 1 करोड़ ही कमा रही, तो आप क्या कहोगे? मेरी जो इकोनॉमी का जो कंडीशन है बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। सही बात है। ये सभी चीजें कैलकुलेट की जाती है आपकी नेशनल इनकम को लेके, जीडीपी को लेके, जीएनपी को लेके, सबको करके फिर हमारी कंट्री की जो परफॉर्मेंस है वो पता की जाती है, ठीक है। फिर जब हमें हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस पता चलती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी फ्रेम करते हैं, पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हम हमारी कंट्री की जो चीज है वो उसे इंप्रूव कर सके। फिर आता है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। मोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर ऑफ नेशनल टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या बोला है कि हमें अगर जो इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे अपनी चीजों को परफॉर्म करती है, अगर ये चीज समझनी है तो ये चीज समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें हमारे देश की जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है उनको प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है उनसे रिलेटेड ही है। जैसे देश की टोटल इनकम क्या चल रही है, कैसे चल रही है, देश की टोटल इनकम डिराइव कैसे होती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से टोटल इनकम क्या होती है? जनरेट होती है, ठीक है। तो वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। आउटपुट कम या फिर ज्यादा कैसे हो रहा है, कौन सा जो फील्ड है या फिर कौन सा सेक्टर जो है प्रोडक्शन कम कर रहा है, या फिर कौन सा सेक्टर है जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहा है, उसके प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट क्यों कम या फिर ज्यादा हो रहा है, और साथ ही साथ जनरल प्राइस लेवल क्या चल रही है इकोनॉमी, वो भी चीजें हमें समझनी पड़ेगी।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है ये एनालाइज करने कि एक पूरी कंट्री में एक एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, एक एवरेज एम्प्लॉयमेंट क्या चल रही है, साथ ही साथ एक पूरी कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में आउटपुट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये चीज समझने में हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें समझा दी, होप्स आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, आपका ये वाला चैप्टर खत्म कर दिया है दोस्तों। ठीक है, देख रहे हो दुद्दू भैया, देख रहे चंगू भैया, देख रहे हो लेक्चर चोरी चोरी देख रहे हैं, हाँ लेकिन वीडियो लाइक नहीं किए हैं करो यार, और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किए, बिल्कुल करो। और हम दोनों के लिए कमेंट करने बोले थे ना, कमेंट तो करना ही पड़ेगा, कर दो। अगला चैप्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट डाउन। है ना, ये दुद्दू भैया बहुत डेंजर है। देख रहे हो दत्वा, देखो दत्ता, देख रहे हो? हा, तो फटाफट सगळ्यांना काय करायचं, सगळ्यांना लाईक करायचं आहे, व्हिडिओला कमेंट नाही केलाय तर कमेंट करायचं आहे, आणि चॅनल सबस्क्राईब नाही केलंय तर सबस्क्राईब करा। चला भेटूया आपल्या पुढच्या लेक्चर मध्ये, टाटा बाय बाय, टेक केअर, जेवण करून घ्या, हा, बाय 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 बाय।